नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। दोस्तों, जैसे पीरियोडिक टेबल का नाम सुनते हैं तो लगभग स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चलता है कि सर हमें पीरियोडिक टेबल समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आज के बाद किसी भी एग्जाम में जो भी पीरियोडिक टेबल से सवाल आते हैं आपसे छूटने वाले नहीं हैं, ये आप यकीन माने। ठीक है, आज हम जिस प्रकार से समझाएंगे कि पीरियोडिक टेबल को सुव्यवस्थित आखिर कैसे किया गया है, आपसे एक भी एग्जाम में सवाल छूटने वाले नहीं है। आज हम समरी पढ़ेंगे और इसका हम सार भी देखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव हम अगले दिन कर लेंगे। आपको यहां पर दिख रहा होगा भाई पीरियोडिक टेबल, और ये पीरियोडिक टेबल आप दिख रहे, जैसे ही देखते हैं आपके दिमाग में हलचल पैदा होता है कि ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन भैया दुनिया में सब काम तो आदमी ही किया है ना, तो आपसे क्यों नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले इसका जो खोज किया है वो मेंडलीफ ने किया है। अब मेंडलीफ ने इसका खोज 1869 ईस्वी में किया। मेंडलीफ ने इसे खोज के चल दिया, लेकिन इसको सुव्यवस्थित किया हेनरिक मोजले ने। इस मोजले ने क्या किया, इसको परमाणु संख्या के क्रम आधार पर सुव्यवस्थित किया, यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इसको सुव्यवस्थित किया। यानी कि आप एक बात तो समझ लिए कि खोज किसने किया भाई, तो मेंडलीफ ने किया। इसको सुव्यवस्थित किसने किया भाई, तो मोजले ने किया। आपको इतना बात समझ में भाई आया होगा। अगर आपको इतना बात समझ में आया होगा तो सबसे पहले अगर आप मैथ पढ़े हैं तो आपको दो चीज समझना पड़ेगा, और वो दो चीज क्या है याद रखिएगा। एक है भैया रो और एक है भैया कॉलम। अगर आप इनको अगर समझ रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल बेहतरीन से समझ में आएगा। एक है रो और एक है कॉलम। ये वाला लंबा वाला जो लाइन है इसको जो है हम लोग कॉलम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं। पीरियोडिक टेबल को इसी आधार पर सजाया गया है। अब देखिए, ये जो आधार है इस आधार पर आखिर पीरियोडिक टेबल को क्यों सजाया, तो याद रखिएगा इधर से परमाणु संख्या को इधर की लेके ओर गया है। यानी कि अगर आप देखें तो बाएं से दाएं की ओर गया है। पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक कहां से गया है, तो बाएं से दाएं की ओर गया है। यानी कि जो बाएं है वहां पर घटते क्रम है, और जो इधर दाएं की ओर गया है वो बढ़ते क्रम में गया है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अगर इतना बात आपको समझ में आया होगा तो चलते हैं इस पीरियोडिक टेबल पर। अब आप इस पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं। इस पीरियोडिक टेबल में मुख्य रूप से अगर आप देखें यहां पर हम आपको एक चीज और समझाना चाहेंगे। इस चीज में एक चीज और समझाना चाहेंगे। क्या समझाना चाहेंगे, इस पीरियोडिक टेबल का जो कक्षा है उसको, कक्षा को थोड़ा सा समझिएगा। कक्षा जो है KLMN में जो है इसको डिवाइड किया गया है। कितना कक्षा जो है, 4 कक्षा। कितना कक्षा है, 4 कक्षा। KLMN में इसको जो है कि बांटा गया है। अब इसको क्यों बांटा गया है आप जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक नंबर भी याद रखेगा जिसको हम लोग मैजिक नंबर भी कहते हैं। 2 के बाद भैया होता है 8, फिर 8, फिर 18 और फिर 18 और फिर भैया होता है 36। कितना होता है, सॉरी 32। याद रखिएगा कितना, 32। 2, 8, 8, 18, 18 और 32 होता है। इस नंबर को आपको याद रखना है। इसी को अगर आप याद रखते हैं तो आपको समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से कि आखिर काम कैसे हुआ है। तो देखो, मतलब इसका थोड़ा सा हम समझा देते हैं संक्षेप में कि जो 2 है, यानी कि पहला कक्षा में अगर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो बिल्कुल वो अधिकतम 8 रख सकता है। चौथा में कितना रख सकता है, तो अधिकतम 18 रह सकता है। और पांचवा में कितना रहता है, अधिकतम 18। छठा में कितना, अधिकतम 32। यानी कि आपको एक चीज तो समझ में आएगा, जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। जो पहला ऑर्बिट्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। अब इस बात को आप समझ गए। दूसरा जो है वो 8 रखेगा, उसी प्रकार 8 रखेगा, फिर 32 रखेगा। अब इसी क्रम में जो है यहां पर सजाया गया है। बेहतरीन तरीका से आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, देखिए
सबसे पहले आप देखें तो यहां पर आपको एक आवर्त दिख रहा है और एक आपको यहां पर ग्रुप दिख रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो इधर से अगर हम गिनते हैं तो 1 2, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर जो है कि पढ़ने में मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? बेहतरीन तरीका से। यहां पर देखें, अगर आप देखें 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद भैया ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। मतलब आवर्त सारणी में आवर्तों की कितनी संख्या होता है? तो अगर आपसे पूछ ले तो बिल्कुल आंसर 7 लगाइएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आप 7 लगाइएगा। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे? अगर इधर से देखेंगे तो कॉलम, लेकिन इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर ग्रुप। ये यहाँ पर हो जाएगा ग्रुप। यानी कि आप समझ रहे हैं उल्टा हो रहा है। हम आपको क्या बताएं? ई बताएं कि भाई ये जो है मतलब रो है और ये क्या है? कॉलम है। तो अगर देखें इधर से जब बाएं से दाएं की ओर अगर हम आते हैं, मतलब एलिमेंट्स 1 से लेकर के एलिमेंट्स अगर हम यहाँ 18 तक आते हैं तो हमें दिख रहा है रो। क्या दिख रहा है? रो। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे उसको हम ग्रुप कहेंगे और कॉलम वाला लाइन को भाई हम कहेंगे आवर्त। ठीक है? यानी आपको एक बात समझ में आया होगा कि भाई एकरा में जो है ना, ये ऊपर से नीचे कॉलम और यहां से जो है पीछे से आगे की ओर ये रो। इतना बात समझ में। अब अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना है एकरा में? कॉलम कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। ये 7 कॉलम है, मतलब आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। ग्रुप की बात करें तो 1 ग्रुप, उसके बाद अगर देखें 1 ग्रुप यहाँ है, 2 ग्रुप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना ग्रुप है भाई? 18। यानी कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और ग्रुप की संख्या जो समूह की संख्या है भाई वो 18 है। आई होप कि ये दोनों आपको याद रह गया होगा। याद रह गया? अगर याद रह गया तो आगे हम चलते हैं। अगर याद रह गया तो हम आगे चलते हैं और भी हम चीजों को समझते हैं। और चीजों को हम कैसे समझेंगे? चलिए ऐसे समझते हैं। कैसे समझते हैं? ऐसे समझते हैं। कैसे? ऐसे समझिए। ये क्या कहता है? सबसे पहला बात कि अब हम ये चीजों को समझ लिए तो आगे हम समझेंगे कि यहां पर जो हम दें 2 8 8, ठीक है, उसके बाद 18 18, उसके बाद 32। अब देखिए यहां पर अगर आप कॉलम में देखें, हम इधर बात कर रहे हैं कॉलम में और इधर बात कर रहे हैं कॉलम में। अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको यहां एक चीज दिखा होगा, हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन जो है वो 1 नंबर पे है। सही बात है। लेकिन इधर जब आप आएंगे तो हीलियम कितने नंबर पे है? तो हीलियम भाई 2 नंबर पे है। क्या मिला? मिला यहां पर? यानी आप देख रहे हैं कि यहां पर 1 और यहां पर 1। यानी कि आपको एक चीज तो समझ में आया होगा, जो पहला है क्या कहता है? जो पहला वर्ग है यहां पर देखें उसमें कितना एलिमेंट है भाई? तो उसमें 2 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। सॉरी, हम कॉलम की बात कर रहे हैं। पहला कॉलम में देखें कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। यहां पर 1 और 1, ये 2। 1 हो गया यहां पर हीलियम और 1 हो गया यहां पर हाइड्रोजन। दूसरा की बात करते हैं। इधर से आप गिनते जाइएगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में 8 पुरता है कि नहीं? यहां पर देखिए कितना एलिमेंट है? 2। यहां पर देखिए 2 के बाद 3 4 5 6 7 8। क्या यहां पर मैजिक नंबर काम कर रहा है भाई? 8। समझ में आ रहा है? यानी कि इस नंबर को अगर आप देखें तो उसी नंबर के आधार पर जो है यहाँ पर जो है ये रो को सजाया गया है। उसी नंबर के आधार पर पूरा रो को सजाया गया है। अब देखो बढ़ते क्रम में जा रहा है कि नहीं? पहला कक्षा में कितना है? तो पहला कक्षा में 2 है। तो पहला में देख लेते हैं 2 एलिमेंट्स है क्या? बिल्कुल। 1 एलिमेंट्स यहाँ है और 1 एलिमेंट्स यहाँ है। दोनों एलिमेंट्स का नाम क्या है भाई? उसका हाइड्रोजन है और इसका हीलियम है। 2 एलिमेंट्स हो गया। दूसरा में हमने कितना गिना? हमने गिना 8। 1 2 गिन लिया। यहां से 3 4 5 6 7 8। कितना एलिमेंट है? 8 एलिमेंट। क्या दूसरा में 8 है? बिल्कुल है। तीसरा में देख लेते हैं क्या 8 है? देख लो 1 2 के बाद आता है 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? 8 हो गया। आपको अच्छा से समझ में आ रहा है कि तीसरा में भी 8, यानी कि तीसरा में भी अधिकतम कितना है? 8 है। अब चौथा बात कर लेते हैं। क्या 18 पूरा है? बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
आपको एकदम पूरा दिख रहा है 18। यानी कि आप अगर इस चीजों को समझे बेहतरीन तरीका से, तो यही वो मैजिक नंबर है भाई, यही वो मैजिक नंबर है जो कि इस पूरे एलिमेंट्स को क्रमबद्ध सजाया। क्या यहाँ पर जो है मोजले ने जिस प्रकार से सजाया, क्या परमाणु क्रम पे जा रहा है, क्या बढ़ते क्रम में जा रहा है? पीरियोडिक टेबल को बढ़ते क्रम में सजाया ही है, पीरियोडिक टेबल को बढ़ते क्रम में सजाया ही है। इस बात को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। आप पूछिएगा क्या सिर्फ रो में ये काम करता है, कॉलम में काम नहीं करता? बिल्कुल ये कॉलम में काम करता है। चलिए हम इधर से करते हैं। अब कॉलम देखिए, पहला देखिए यहां पर क्या है, पहला में देखिए तो पहला में क्या है, यानी कि वर्ग 18 में, वर्ग 18 का परमाणु संख्या कितना? 2। देख लीजिए वर्ग 18 में परमाणु संख्या कितना? 2। वर्ग 18 में क्या है? हीलियम है। वर्ग 18 में क्या है? हीलियम है। क्या वर्ग 18 में आपको यहां दिख रहा है हीलियम, और उसका परमाणु संख्या कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर अगर हीलियम के बाद देखें तो नियान है, हीलियम के बाद क्या है? नियान। अब नियान का कितना है परमाणु संख्या? तो नियान का है भाई यहाँ पर 10। नियान का कितना है? 10। जोड़ दीजिए 2 + 8 कितना होता है? 10। देखिए यहाँ पर 10वें नंबर पे नियान है। उसके बाद है आर्गन। आर्गन का कितना है? 18। जोड़ दीजिए 2 8 10 और 10 और भाई फर से 8 जोड़ दीजिए अगरा में, फर से 8 जब जोड़ेंगे तो हो गया भाई टोटल 18। क्या 18 है? आर्गन 18। क्रिप्टन को जोड़ दीजिए, क्रिप्टन में कितना? फिर से 18 जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा यहां पर 36। यानी कि ये क्रम जो है इधर से भी काम कर रहा है और ये इधर से भी काम कर रहा है। यानी रो और कॉलम किस पर आधारित है? तो आप बोलेंगे कि भाई ये जो आधारित है ये पूरा पूरा मैजिक नंबर है। अगर आप इस मैजिक नंबर को याद रख लेते हैं, अगर आप इस मैजिक नंबर को याद रख लेते हैं तो आपका पीरियोडिक टेबल आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या आपका ये बात जो भी हम बताएं समझ में आया? यानी आपको एक बात समझ में आया होगा कि ये जो मैजिक नंबर है इसी पे पूरा जो है एलिमेंट्स को सुव्यवस्थित किया गया है और एलिमेंट्स को बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम समझते हैं और चीजों को। क्या समझेंगे? अब चीजों को और समझते हैं। क्या समझते हैं? देखिए क्या समझते हैं। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कुछ यहां पर चीजें और। अब हम आपको ब्लॉक की बात कर रहे हैं। कितना ब्लॉक होता है टोटल? ब्लॉक कितना होता है भाई? ब्लॉक टोटल 4 होता है। अब कौन कौन ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट्स को रखा है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगर आप उस चीजों को समझ गए तो आप ब्लॉक को समझे। कितना ब्लॉक होता है? टोटल 4 ब्लॉक होता है। कौन कौन ब्लॉक होता है? S P D F। कौन कौन होता है? S P D F। याद रखिएगा कौन कौन होता है? तो S P D F, S P D F क्या होता है? S P D F 4 ब्लॉक होता है। अब 4 ब्लॉक में पहला ब्लॉक देखिए, पहला ब्लॉक जो है यहां से याद रखिएगा, इसको हम S ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? S ब्लॉक। S ब्लॉक में क्या होता है? वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों आ जाता है। S ब्लॉक में वर्ग 1 का एलिमेंट्स और वर्ग 2 का एलिमेंट्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है? P ब्लॉक। यहां से देखें वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक जो है इसको हमने क्या नाम दिया? इसको P नाम दिया। इसको क्या नाम दिया? P नाम दिया। ठीक है। अब देखिए अब बच गया भाई कौन वाला? अब बच गया ये B वाला, यानी बीच वाला भाग देखिए 3 से लेकर वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक, इसको हम बोलेंगे D ब्लॉक। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे D ब्लॉक। ठीक है। आप समझ रहे हैं इसको कई भागों में बांटा गया? पूरा पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पीरियोडिक टेबल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भागों में बांटा गया है, यहाँ पर जो है ये 13 से लेकर के जो है यहाँ पर 12 तक ये D ब्लॉक में आता है। किस में आता है? D ब्लॉक। यानी आपको समझ में आया कि भाई वर्ग 1 से वर्ग 2, यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 कौन सा ब्लॉक? S ब्लॉक, वर्ग S ब्लॉक। अब S ब्लॉक में आ गया। P ब्लॉक में क्या आता है? वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं P ब्लॉक। क्या कहते हैं? P ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक का जो है ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ये सारे एलिमेंट्स आता है भाई D ब्लॉक में। और जो बाद में जोड़ा गया है लेंथेनाइड और ऑक्टेनाइड, इसको हम कहते हैं F ब्लॉक। क्या कहते हैं? F ब्लॉक। यानी आपको पूरा समझ में आ गया है। नीचे जो जोड़ा गया है इसको हम कहते हैं F ब्लॉक। अब अगर आप देखें इन चीजों को बेहतर से आप समझ लिए, अब आप बोलिएगा
कि ये क्या मतलब हुआ, 4 भागों में बांट दिया, तो बिल्कुल बांट दिया। अब अगर आप देखिए कि यहाँ पर आप एक चीज पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर हम तो समझ लिए कि भाई वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 2 को जो एस ब्लॉक बोला गया और वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के ब्लॉक को क्या बोला गया, पी ब्लॉक बोला गया, और वर्ग 3 से लेकर के 13 तक को उसको वर्ग 3 से लेकर के 12 तक को उसको क्या बोला गया, डी ब्लॉक बोला गया, और लेंथेनाइड ऑक्टेनाइड जो है उसको बोला गया, क्या बोला गया, उसको एफ ब्लॉक बोला गया। यहां तक तो आप समझ लिए, बिल्कुल समझ लिए। लेकिन आप पूछिएगा सर ये तो समझ में हमको उतना बेहतर से नहीं आया, इसमें बहुत सारे कलर हैं, इस कलर का क्या खेल है, कलर आखिर क्यों दिया है अलग अलग, तो आप समझिए। ठीक है, सबसे पहले कलर के बारे में समझने से पहले आप समझ लीजिए इन चीजों को, ये चीजों को क्या समझ लेंगे, इन चीजों को, यानी कि वर्ग जो पी है, वर्ग जो एस है यहाँ पर, ये वर्ग एस क्या होता है, ये क्षारीय धातु होता है, याद रखिएगा। वर्ग एस क्या है, क्षारीय धातु होता है। ध्यान दीजिएगा एकरा में 2 कलर दिख रहा है, आपको एकरा में 2 कलर दिख रहा है, ये 2 कलर का ही दिख रहा है। जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 का सारे एलिमेंट्स जो है प्योर क्षारीय धातु है, लेकिन वर्ग 2 का ये जो है पृथ्वी क्षारीय धातु है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग 1 का प्योर क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु यानी कि सीधा समझिए जो बहुत ही मुलायम होता है, क्षारीय धातु जो बहुत ही चमकदार होता है, जो बहुत ही मुलायम होता है, जो बहुत ही लचीला होता है, जो आकृति में कभी भी परिवर्तन कर सकता है, या जो कभी भी अभिक्रिया कर सकता है, पानी से तेज अभिक्रिया कर सकता है। इसीलिए यहां पर आप सुने होंगे, यहां पर देखें आप क्या है, यहां पर एक तो है लिथियम, हाइड्रोजन और सोडियम। क्वेश्चन को पूछता भी है कि भाई सोडियम को जो है किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, सोडियम को किरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये एक क्वेश्चन यहीं पर याद नहीं रखिएगा, यहां पर रखिएगा कि सारे वर्ग 1 को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, इसलिए कि ये बहुत जो होता है तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, हवा से भी तुरंत यानी कि वायु से भी अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि इसीलिए इसको खुले में नहीं छोड़ा जा सकता है ना, इसीलिए उसको जमीन के अंदर में रखा जाता है, या फिर कोई ऐसे लिक्विड होता है उसके अंदर में इसको डुबा के रखा जाता है ताकि इसमें आग नहीं लगे, है ना। सोडियम में तुरंत आग लग जाएगा, तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। आप पूछेंगे कि ई वाला वर्ग में थोड़ा सा कलर अलग है, बिल्कुल कलर अलग है। ये पृथ्वी क्षारीय धातु है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी क्षारीय धातु थोड़ा सा कम अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है लेकिन इससे कम थोड़ा सा करता है, यानी कि इसमें आप देखें क्या क्या आ जाता है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ये सारे के सारे इसमें आ जाता है। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये वाला, है ना, ये वाला बीच वाला क्या है, ये बीच वाला क्या है, बीच वाला क्या है, आप इसमें अगर देखें तो प्योर आपको इसमें क्या दिखेगा, क्षारीय अधातु दिखेगा। क्या दिखेगा, क्षारीय अधातु दिखेगा, धातु क्षारीय अधातु दिखेगा। इस सारे बीच वाला को हम क्या कहेंगे, क्षारीय अधातु, यानी कि हम सीधा कहेंगे इसको डी ब्लॉक। क्या कहेंगे, डी ब्लॉक कहेंगे। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको धातु और धातु और उप धातु देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि आप अगर आए किसमें, पी ब्लॉक में, किसमें आए, पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आपको जो है क्या देखने के लिए मिलेगा, धातु, अधातु और उप धातु, ये तीनों आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। चलिए हम समझते हैं इन चीजों को कि धातु और धातु और उप धातु यहाँ पर कैसे है। चलिए अब आपको एक बात समझ में आ गया पीरियोडिक टेबल में कि काम कैसे हो रहा है। यानी कि मैंने आपको यही बताया कि वर्ग 1 और वर्ग 2 जो है एक क्षारीय धातु है। क्या है, क्षारीय धातु। वैसे ये पृथ्वी क्षारीय धातु है, वर्ग 1 ज्यादा क्षारीय धातु है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ वर्ग 3 से वर्ग 12 तक आपको हम बता दिए क्षारीय अधातु है। क्या है, अधातु के तौर पर है, लेकिन आप यहाँ पर अगर 13 से लेकर के 18 तक देखें, इसमें धातु, धातु, उप धातु है। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि धातु और धातु और उप धातु में क्या है डिफरेंट। यहां नहीं, हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो अधातु है, वो धातु का मतलब यही कि जो कठोर हो, जो लचीला नहीं हो, जो बहुत जल्दी अभिक्रिया नहीं करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अधातु। धातु उसको कहेंगे जो कि तुरंत अभिक्रिया कर लेता हो, जो लचीला हो, चमकीला हो, सोना चांदी वगैरह वगैरह जानबे करते हैं। उसके बाद
उपधातु की बात करें तो उपधातु में जो धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, उसको उपधातु का नाम दिया गया। जो धातु भी नहीं है, जो अधातु भी नहीं है, उसको उपधातु का नाम दिया गया। बात समझ में आ रहा है? अब समझते हैं चीजों को। अब बात करते हैं, इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बात याद रखिएगा, ये जो वर्ग 17 है, क्या है? वर्ग 17 से क्वेश्चन आता है भाई, वर्ग 17। इस वर्ग 17 जो है, इस वर्ग 17 को क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वर्ग 17 के ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखिएगा, 4 ऑप्शन में देता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 ऑप्शन को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जरूर पूछेगा। याद रखिएगा, वर्ग 17 के ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं, इस बातों को याद रखिएगा। जबकि वर्ग 18 के ग्रुप को क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं, या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, या अक्रिय गैस कहते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो AR है, AR क्या है? तो अक्रिय गैस है। AR क्या है? अक्रिय गैस है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग 18 के ग्रुप को अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, यानी कि वर्ग 18 के ग्रुप को अक्रिय गैस या नोबेल गैस क्यों कहते हैं? तो वर्ग 18 के ग्रुप को अक्रिय गैस या नोबेल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन वर्ग 1 और 2 तुरंत रासायनिक अभिक्रिया, तुरंत किसी से अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन यहां पर जो है वर्ग 18 किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ये बात समझ में आपको आ रहा है? अब आप पूछेंगे कि सर जरा हमको बताइए, एक बात बताइए कि यहां पर आपको कलर दिख रहा है, बिल्कुल कलर हमको दिख रहा है। अब ये वाला आपको कलर दिख रहा है, ये क्या है? अक्रिय गैस है। क्या है? इसको गैसीय अवस्था में छोड़ा गया है, इसको हम कहेंगे अक्रिय गैस। ये बात को आपको समझ में आया होगा। वर्ग यहाँ पर 17 जो है, वर्ग 17 को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हेलोजन ग्रुप। क्या कहेंगे? हेलोजन ग्रुप कहेंगे। और यहाँ पर वर्ग 16 पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ग 16 है ना, वर्ग 16 को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और यहाँ पर पूछ लेता है कि यहाँ पर सबसे जो है हल्का, सबसे हल्का जो है कौन सी गैस है? तो सबसे हल्का यहाँ पर देखिए 2 गैस दिया, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर भाई हीलियम है। तो सबसे हल्का, ये दोनों में पूछेगा तो सबसे हल्का गैस होता है हीलियम। सबसे हल्का कौन होता है? हीलियम होता है। आपको ये बात समझ में बेहतरीन ढंग से आया होगा। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर हमें ये बताइए कि सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे चीजें हैं, यहाँ पर अगर देखें ये पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है ना, पीला पीला दिखाई, ये पीला पीला दिखाई जो दे रहा है, ये उपधातु की श्रेणी में है। कौन धातु की श्रेणी में है? उपधातु की श्रेणी में है। जो भी आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है उसको उपधातु की श्रेणी में रखा गया है। कौन सा धातु? उपधातु के श्रेणी में रखा गया है। दूसरा बात आप याद रखिएगा, ये जो आपको ऐसा कलर दिख रहा है, आखिर ये ऐसा कलर क्यों दिख रहा है? तो ये ऐसा कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई ये गैसीय अवस्था है। कौन सा अवस्था है? गैसीय अवस्था है। इसको गैसीय अवस्था में रखा गया है। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। क्या पीरियोडिक टेबल में इससे कोई बाहर और क्वेश्चन पूछता है? और कौन मतलब किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है? तो जिस भी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है भाई, इतने प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। और भी अगर पूछता है तो एक बार हम जब लाएंगे ऑब्जेक्टिव तो देख लेंगे कि और कैसा क्वेश्चन आ रहा है। फिलहाल हमने आपको ये बता दिया पूरा समरी। तो ये कलर दिख रहा है, ये क्या है? ये जो है गैसीय अवस्था में है। ये क्या है? अक्रिय गैस है। ये क्या है? उपधातु है। ठीक है। बाकी यहाँ पर प्योर धातु आपको दिखाई देने के लिए मिल जाएगा, जो कि प्योर चमकीला होता है, बहुत लचीला होता है। ठीक है। अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल बेहतरीन से समझ में आया, चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? कहता है कि आवर्त सारणी में सभी रासायनिक तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ये बात हमने आपको बता दिया। इसमें कितने ऑर्बिट होते हैं भाई? इसमें कितने ब्लॉक होते हैं? ब्लॉक इसमें 4 होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आप बोलेंगे कि सर एफ ब्लॉक तो बतेबे नहीं किए। एफ ब्लॉक का भाई अभी पूरा नहीं हुआ है खोज। एफ ब्लॉक के बारे में अभी कोई काम नहीं होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें छोड़ा गया है ना, यहाँ पर छोड़ा गया है, लेंथेनाइड से छोड़ा गया है। यहाँ पर देखें यहाँ 53 से लेकर के यहाँ जो है ये 54 से
से स्टार्ट हुआ है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके बारे में सवाल नहीं आता है, तो इसको अभी हम नहीं जानेंगे। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा कि लेंथेनाइड और ऑक्टेनाइड ग्रुप को जो है एफ ब्लॉक तत्व में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब इस बात को हम समझ लिए। अगर इसमें देखें तो पहला स्थिति में एस ब्लॉक में हमने पढ़ लिया कि इसमें जो होता है आवर्त सारणी के बाएं भाग में होता है। कहां होता है? बाएं भाग में, मतलब ई साइड होता है। तो बाएं से कहां जाता है? दाएं की ओर जाता है। उसके बाद देखें इसमें कितना ग्रुप है भाई? 2 ग्रुप है, हमने ऑलरेडी बता दिया। तत्वों की संख्या याद रख लेना, जो एफ में सॉरी जो एस ग्रुप में है यानी एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में लगभग जो है 14 गो एलिमेंट्स आता है। और इसमें सब ऑर्बिट की बात करें NS1 होगा या NS2 होगा। सब ऑर्बिट का कक्षा किसी दिन हम कर लेंगे, ये थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया sp2 2sp2, इसको हम समझ लेंगे किसी दिन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हमने कर लिया। उसके बाद समूह की बात करें तो इसमें क्षार धातु है और दूसरा जो है क्षारीय पृथ्वी धातु है। हमने बोल दिया कि एल्कली मेटल और एल्काइन अर्थ मेटल होता है, इसमें 2 गो एलिमेंट्स होता है। ये जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और क्षारीय पृथ्वी धातु थोड़ा देर से अभिक्रिया करता है। इसका प्रमुख गुण देखें तो बहुत अभिक्रियाशील होता है, धात्विक प्राकृतिक होता है, ये धातु होता है और पानी से भी तेज अभिक्रिया कर लेता है। और इसका आयन जो है इसमें बहुत कम ऊर्जा आयन लगता है। इस बातों को हम ऑलरेडी पढ़ लिए। उदाहरण में लिथियम के बाद यहाँ पर हो गया तुम्हारा सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब इसका उदाहरण है, हमने ऑलरेडी इसको देख लिया। उसके बाद जो है पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में है, यह कहाँ है? आवर्त सारणी के दाएं भाग में, यानी थोड़ा सा दाएं है कह सकते हैं। तत्वों की संख्या लगभग इसमें कितना है? 35 है। तत्वों की संख्या इसमें 35 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पी ऑर्बिट में आता है। कहां पर आता है? पी ब्लॉक है तो पी ऑर्बिट में आएगा। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि जो है वर्ग 13 से लेकर के 18 तक किस ऑर्बिट में आता है, तो पी ऑर्बिट में आता है, सीधे आपको बोल देना पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, अगर इसमें बात करें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिट में आता है और NS2, NS1 और यहाँ पर जो है कि NP6 तक ये जा सकता है। उसके बाद आगे हम बात करें, अगर विशेषता देखें तो इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों होते हैं। हमने बात कर लिया, धातु, अधातु, उपधातु तीनों होते हैं। धातु जो चमकीला होता है, जो मतलब लचीला होता है, जो तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, वो धातु जो तुरंत अभिक्रिया नहीं करता है, जो लचीला नहीं होता, जो चमकीला नहीं होता, जो कठोर होता है, वो धातु कहेंगे। उपधातु उसको कहेंगे जो कि ना तो धातु प्योर हो ना ही अधातु प्योर हो, उसको हम उपधातु बोलेंगे। क्वेश्चन को पूछ लेता है निम्न में कौन उपधातु है? सिलिकॉन लगा कहिएगा, सिलिकॉन, SI। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हमने बात कर लिया वर्ग 17 जो है, वर्ग 17 को हमने हेलोजन ग्रुप कह दिया। वर्ग 17 को क्या कह दिया? हेलोजन ग्रुप। और वर्ग 18 को हमने कर दिया, क्या कर दिया? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही हल्का होता है, याद रखिएगा। गुब्बारे सब में भरा जाता है, गुब्बारे सब में जो गैस भरी जाती है वो नोबेल गैस ही भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। उसके बाद अगर प्रमुख गुण देखें कहता है बहुत अभिक्रियाशील होता है, यानी कि कुछ बहुत अभिक्रियाशील होता है, कुछ नहीं भी होता है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पर क्या बात करें अगला, कुछ बिल्कुल अक्रिय NEAR होता है और सहसंयोग बंधन से अधिक बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एकरा में सहसंयोग बंधक, यानी कि ये एल्कीन ग्रुप का है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड एकरा में होता है। आगे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नियान, ये वगैरह वगैरह इसमें है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक संक्रमण तत्व है। कैसा है? हम बता दिए डी ब्लॉक कैसा तत्व है, तो ये संक्रमण तत्व है। और संक्रमण तत्व में कितना है भाई? 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। लगभग एकरा में 40 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है? 40 एलिमेंट्स है। और ये अंतिम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की बात करें तो डी ऑर्बिटल में आता है। और डी ऑर्बिटल के बाद अगर इसको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो कहता है एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे हम संक्रमण तत्व, यानी कि इनके गुणों में परिवर्तनशीलता होता है, यानी कि ये बदलते रहता है, इसीलिए हम इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि ये बीच वाला भाग है। एक तो बायां भाग हो गया यानी एस ब्लॉक, और एक हो गया दायां भाग, यानी ये हो गया भाई आपका पी ब्लॉक। अब बीच में जो बच गया उसको हमने कहा दिया डी ब्लॉक। क्या याद रहा? ये हो गया आपका एस ब्लॉक और ये आपका हो गया पी ब्लॉक और ये आपका हो गया डी ब्लॉक। बीच वाला भाग आपका हो गया भाई डी ब्लॉक। क्या हो गया? डी। और नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो था भाग क्या था नाम? लेंथेनाइड और ऑक्टेनाइड, इसको हम क्या नाम दे दिया था? एफ ब्लॉक दे दिया था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे
आगे प्रमुख गुण की बात करें तो अनेक ऑक्सीकरण अवस्था होता है, रंगीन यौगिक बनते हैं, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है और कठोर और उच्च गलनांक होता है। किसका बात कर रहा है? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है बहुत सारे होता है, लेकिन ये रंगीन भी होते हैं, किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन भी कर देता है। उसके बाद उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग होता है, जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, और कठोर और इसका उच्च गलनांक होता है। किसका? डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे लगभग रंगीन होते हैं, और वो जो है एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करता है, और उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, जो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तत्व की बात करें, मेन तत्व हम आपको लिखवा दिए हैं। यहाँ पर जो फ्लोरीन है, यहाँ पर तांबा है, यहाँ पर जस्ता है, यहाँ पर चांदी है, और यहाँ पर भाई सोना भी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे एफ ब्लॉक की बात करते हैं, तो एफ ब्लॉक आंतरिक संक्रमण तत्व है, इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये ज्यादा यहाँ पूछता नहीं है। अगर बात करें तो ये सबसे निचला भाग में है, और यह इसमें 3 समूह है। कितने समूह संबंधित है? 3 समूह है। श्रृंखला के बगल लेंथेनाइड और ऑक्टेनाइड। लेंथेनाइड में जो है 57 से लेकर के 71 तक कुल एलिमेंट्स है, और एक्टिनाइड में है, इसमें जो है 89 से लेकर के 103 एलिमेंट्स है एक्टिनाइड में। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि लेंथेनाइड में एलिमेंट्स की संख्या कितना है, तत्वों की संख्या कितना है, तो 57 से लेकर के मतलब 71 तक है, और इसमें कितना है? 89 से लेकर के 103 तक है ऑक्टेनाइड में। ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल में आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लेंथेनाइड और ऑक्टेनाइड किस ऑर्बिटल में आते हैं, तो याद रखिएगा एफ ऑर्बिटल में आते हैं। किस में आते हैं? तो एफ ऑर्बिटल में आते हैं। ठीक है, प्रमुख गुण की बात करें तो बहुत भारी धातु है। बहुत भारी धातु, इसका ज्यादा उपयोग होता नहीं है, अधिकांश रेडियोधर्मी होता है, और कहता है वैज्ञानिक और नाभिकीय उपयोग में उसका प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक और नाभिकीय उपयोग में कैसे बात करते हैं? इसका प्रयोग भाई कोई आम आदमी नहीं करता है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा में, लेजर में, चिकित्सा उपकरण में किया जाता है। जैसे हमने क्या बताया था हमने आपको कि भाई जो यूरेनियम होता है 235 यहां से ही बिलोंग करता है। यूरेनियम 235 बहुत खतरनाक एलिमेंट है। ये अगर एक बार ब्लास्ट हो गया ना तो लाखों लोगों का जान जा सकता है, इसीलिए परमाणु ऊर्जा में इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद श्रृंखला की बात करें, तत्व है लेंथेनाइड, CEND, ये सब जो है एक्टिनाइड में यूरेनियम और थोरियम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? यूरेनियम और थोरियम याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया उपयोग कहाँ का? परमाणु ऊर्जा में उपयोग। क्वेश्चन पूछेगा कि जो एफ ब्लॉक तत्व है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो परमाणु ऊर्जा में, लेजर में और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। क्या और है यहाँ पर? बिल्कुल और नहीं होना चाहिए। बाकी ये सारे के सारे सार हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने आपको सारा बात बता दिया। कैसा लगा आपको वीडियो? समझ में आया या नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पुनः जाके देखिएगा। हम आपको बेहतरीन से पूरा समरी बता दिए हैं। हो सकता है कि हम इस पर ऑब्जेक्टिव लाएंगे। आप बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।